वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की कक्षा छठी का हम जो है हाफ ईयरली एग्जाम सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है ये पेपर है हिंदी का। इसमें समय दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट और अंक हैं टोटल 60। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन है, उनको पढ़ लेते हैं, फिर पेपर में हम बढ़ते हैं आगे। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक सामने अंकित हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आप जो है क्रम के अनुसार देने का प्रयास कीजिए। कुछ प्रश्नों में कुछ उप प्रश्न भी दिए गए, मतलब प्रश्न के अंदर ही कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। तो चलिए पहले हम खंड क में जो अपठित बोध दिया गया है उसके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर विकल्पों में से चयन कीजिए। ठीक है, आपको ऑप्शन मिलेंगे हर एक प्रश्न के लिए। आपने उन ऑप्शन में से विकल्पों में से आपने सही उत्तर चुनना है। पहले पैसेज पढ़ते हैं। मनुष्य और प्रकृति का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। प्रकृति ने हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी साधन प्रदान किए हैं। वायु, जल, सूर्य की रोशनी, भोजन और रहने के लिए स्थान, ये सब प्रकृति की देन है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया। जंगलों की कटाई, जल का अत्यधिक दोहन और वायु प्रदूषण के कारण आज पर्यावरण संकट में है। अगर मनुष्य ने समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया तो इसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। किसका अस्तित्व खतरे में पड़ने की बात की गई है? हमारी जो पृथ्वी है उसका अस्तित्व या प्रकृति जो है वो खतरे में आ सकती है। हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पानी का संरक्षण करना चाहिए और वायु को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण छोड़कर जाएं। ये कुछ इस तरीके का पैसेज है। अब प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के ने प्रकृति का दोहन किस कारण किया? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नहीं, बिल्कुल गलत। अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों की मदद के लिए, नए आविष्कार के लिए। तो यहाँ जो बात की गई है कि जो प्रकृति जो है का दोहन जो है मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए किया है। यहाँ लिखा है जैसे जैसे समय बीतता गया मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। ख है जंगलों की कटाई से क्या संकट उत्पन्न हो गया? बाढ़ की समस्या, ये तो बिल्कुल सही है, आप आजकल देख भी रहे हैं। उत्तर भारत के जो जितने भी पर्वतीय राज्य हैं या फिर जो मैदानी भाग है वहां पर बाढ़ की समस्या आ गई है क्योंकि पहाड़ों में जंगलों की कटाई होगी। जलवायु परिवर्तन, ये भी बिल्कुल सही है। पेड़ों की कटाई के कारण क्या हो जाता है? जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु है, उनका विनाश हो जाता है। ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मनुष्य और प्रकृति का संबंध कैसा है? सामान्य है, घनिष्ठ है। यहाँ पर एक जगह आया भी था बच्चों की पहली लाइन में लिखा है कि घनिष्ठ संबंध है, तो हम घनिष्ठ को चुनेंगे। घ क्वेश्चन है, मनुष्य का अस्तित्व किस से खतरे में पड़ सकता है? जल की कमी से, वायु की कमी से, पर्यावरण संकट से। ये सही उत्तर है। यदि हमारे आसपास का जो पर्यावरण संकट में आ गया तो फिर मनुष्य के अस्तित्व भी जो है खतरे में आ जाएगा। अगला प्रश्न, पेड़ लगाने का क्या उद्देश्य है? लकड़ी प्राप्त करना, छाया प्राप्त करना, पर्यावरण की रक्षा करना, फल प्राप्त करना। देखो, पेड़ों के लगाने से हमें लकड़ी भी मिलेगी, छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेगी, लेकिन सबसे जो जरूरी है वो है पर्यावरण की रक्षा होगी। जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे उससे पर्यावरण जो है हरा भरा होगा और जो है बाकी जो भी समस्याएं आती हैं उनसे हमें निजात मिलेगी। ये थे 5 प्रश्न, इनका सही उत्तर हमने जाना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? पैसेज, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का सही विकल्पों में से चयन करना है। ठीक है जी। लिखा क्या गया है? खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से। ठीक है, हिमालय के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि हिमालय जो खड़ा है उत्तर में, वो ये हमें बताता है कि हमें डरना नहीं है, चाहे आंधी आए चाहे पानी बहे। डटे रहो तुम अपने पथ पर सब संकट तूफानों में, डिगो न अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो जगत भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय।
यहाँ पर हिमालय जो पर्वत है उसकी विशेषता बताई गई है और साथ ही ये समझाया गया है कि हमें हिमालय पर्वत से सीख लेनी है कि हमें कभी भी अपने पथ से, रास्ते से हिलना नहीं है, हमें अडिग रहना, डटे रहना, चाहे कोई आंधी आए, तूफान आए, बारिश पड़े, ठीक है। यदि आप अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे तो आप जो है सफलता पा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कौन खड़ा है? आंधी, पानी, तूफान, हिमालय। तो हिमालय यहाँ पर खड़ा है। हिमालय किससे लड़ा है? बाधाओं से, सफलता से, जगत से, नभ से? नहीं, हिमालय जो है बाधाओं से लड़ा है। कैसी बाधाएं? हम कह सकते हैं तूफान, आंधी और बारिश जैसी बाधाओं से हमेशा लड़ा है। तो ए उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। सफलता किससे मिलती है? मुसीबत से घबराने से बिल्कुल नहीं, मुसीबत का सामना करने से हमें सफलता मिलती है। ठीक है जी। हिमालय सबसे बड़ा कैसे बना? बाधाओं से लड़कर, बाधाओं से डरकर, बाधाओं से भागकर, बाधाओं से मुंह मोड़कर? नहीं, बाधाओं से लड़कर ही हिमालय जो है बहुत बड़ा बना है। हम सब कुछ कब पा सकते हैं? अपने मार्ग में निरंतर चलने से। यही इसका सही उत्तर होगा, बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब आगे क्या दिया गया है? अब है प्रश्न 3 कि प्राचार्य जी को एक दिन के अवकाश के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा आप और क्या लिख सकते हैं? परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। इन दोनों में से आपको लिखना है। साथ ही हम चौथा प्रश्न भी पढ़ लेते हैं, फिर हमने इन दोनों प्रश्नों को साथ में हल करना है। किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए अधिकतम 80 शब्दों में। आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में, पेड़ों का महत्व और समय का महत्व। पेड़ों का महत्व बच्चों आधा तो ऊपर ही पैसेज में समझाया गया, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ लिखा गया है पेड़ों के बारे में कि जो पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण और पेड़ जो है लगा कर जाएं। तो यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं बच्चों। इनकी सॉल्यूशन के लिए हमने ऑलरेडी समय बचाने के लिए हमने पहले से ही इनका उत्तर लिख रखा है। तो हम चलते हैं सीधे उत्तर की तरफ। तो चलिए जी, हम एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है प्राचार्य जी को एक दिन के अवकाश के लिए। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रार्थना पत्र प्राचार्य जी को एक दिन के अवकाश हेतु। अवकाश मतलब होता है छुट्टी के लिए। सबसे पहले हम हेडिंग में लिखेंगे सेवा में। फिर यदि आपके स्कूल में बच्चों प्रिंसिपल यदि जेंट है तो हम लिखेंगे श्रीमान। यदि लेडी है तो आप लिखेंगे श्रीमती। श्रीमान के साथ प्राचार्य आएगा और श्रीमती के साथ में प्राचार्य जी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, फिर आप अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। विषय क्या होगा? एक दिन का अवकाश प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ पर आप महोदया लिख सकते हैं या फिर आप महोदय भी लिख सकते हैं। महोदय किसके लिए होगा? जेंट्स। यदि जो प्रिंसिपल है वो पुरुष है तो उसके लिए महोदय लिखेंगे। आगे है सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा छठी अ या आ ब स द जो भी आपका सेक्शन है वो लिखते हैं का विद्यार्थी हूँ। लड़कियां लिखेंगी की विद्यार्थी हूँ। मुझे आज घर पर एक जरूरी काम है इसलिए मैं आज विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान कर कृपा करें। धन्यवाद। आपका लड़के लिखेंगे आज्ञाकारी छात्र, लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी छात्रा। नाम, फिर आप अपना नाम लिखेंगे। मैंने जैसे आप यहाँ नाम लिखा है अमन। कक्षा छठी, दिनांक आप मेंशन करेंगे। इसी तरीके से आपको पता चला है कि आपका जो मित्र है वो परीक्षा में पास हो गया है। ठीक है, मित्र को बधाई पत्र लिखना है क्योंकि मित्र पास हुआ है। तो उसके बारे में क्या लिखना है? मित्र जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर के उपलक्ष्य में मित्र को बधाई पत्र लिखना है। हम नाम मान लेते हैं राकेश है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रिय मित्र राकेश नमस्ते। आपको यह जानकर सुनकर बहुत खुशी होगी कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अच्छे अंक लाए हो। ठीक है, आप जो है एग्जाम पास किया और आपने अच्छे अंक प्राप्त किए। तुम्हारी सफलता पर मुझे गर्व है। जैसे ही मुझे यह पता चला तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हारी मेहनत और लगन का यह परिणाम देखकर सभी खुश हैं। आशा है कि तुम भविष्य में भी इसी प्रकार परिश्रम करोगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। जल्द ही आपसे मिलने की कोशिश करूंगा, तुम्हारा मित्र रजत। तो इस तरीके से आप जो है कुछ ये फॉर्मेटिंग आप जो है पत्र के लिए जो है यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। आप अपनी तरफ से भी अपने पॉइंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद लेखन की बात हुई थी, या तो आप 15 अगस्त के बारे में लिखेंगे या फिर पेड़ों का महत्व या समय का महत्व। हम सबसे पहले शुरू करते हैं पेड़ों के महत्व से।
पेड़ों के महत्व को देख लेते हैं। क्या लिखा गया है कि पेड़ों का महत्व। पेड़ों के बारे में हमें पता है बच्चों, पेड़ों से ही हमारा जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि पेड़ों से हमें शुद्ध वायु मिलती है, छाया मिलते हैं, फल फूल मिलते हैं, लकड़ियां मिलती हैं, औषधियां भी प्राप्त होती हैं। पेड़ जो है बरखा करने में भी सहायता करते हैं। ये सब बातें हमने यहाँ लिखी है। तो लिखा क्या गया है कि जो पेड़ हैं हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे हमें शुद्ध वायु, छाया, फल फूल और औषधियां प्रदान करते हैं। पेड़ वर्षा लाने में मदद करते हैं। पेड़ों से क्या होता है, मिट्टी को कटाव से बचाते हैं। पेड़ों से ही पक्षी और जानवर अपना घर बनाते हैं। यदि पेड़ न हो तो जीवन की कल्पना ही असंभव है। आज बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हर इंसान का कर्तव्य है कि वह पेड़ों की रक्षा करे और आने वाली पीढ़ियों को हरा भरा वातावरण उपहार में दे। ऐसी ही परिकल्पना बच्चों, ऐसी ही जो थोड़ी सी हिंट आपको पैसेज से भी मिल जाएगी। तो ये था बच्चों हमारा पैसेज। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 15 अगस्त की तरफ और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है किसके बारे में, समय के महत्व के बारे में। चलिए जी देख लेते हैं क्या दिया गया यहाँ पर 15 अगस्त के बारे में। 15 अगस्त को बच्चों भारतीय स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। हमें पता है कि बच्चों इस दिन जो है 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, गौरवशाली दिन है, क्योंकि इस दिन हम अपने देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको याद करते हैं, उनके बलिदानों को याद करते हैं। और इस दिन हम जो है भारत की जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन पर भारत का झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, विशेष कार्यक्रम होते हैं। सुबह के समय बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जो है प्रभात फेरी निकालते हैं, ठीक है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है लाल किले से जो है लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, ध्वज फहराते हैं और जो है अपना भाषण देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ हमने फॉर्मेटिंग लिखनी है। चलिए क्या दिया गया, 15 अगस्त भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग की याद दिलाता है। इस दिन इस दिन पूरे देश में भारतीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है। स्कूल, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों में विशेष कार्यक्रम होते हैं। लोग देशभक्ति के गीत गाते हैं और आजादी का जश्न मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है, याद दिलाता है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, और साथ ही साथ संकल्प दिलाता है कि हम अपने देश को और आगे बढ़ाएंगे और ये जो देश की जो हमें जो स्वतंत्रता मिली है इसको हम कायम रखेंगे। तो इस तरीके से आप जो कुछ इसमें ऐड ऑन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। समय के महत्व के बारे में यदि हमें लिखना है तो बच्चों समय एक ऐसी चीज है कि जो पैसे से भी जो है कीमती है। क्यों कहा गया पैसे से कीमती? क्योंकि यदि एक बार समय बीत गया तो हम पैसे जरूर कमा सकते हैं लेकिन समय लौट कर वापिस नहीं आता है। और जो लोग समय पर मेहनत नहीं करते हैं, समय रहते मेहनत नहीं करते हैं तो वो बाद में पछताते हैं। और जो लोग जो है समय का सदुपयोग करते हैं, समय पर सारे काम करते हैं, वे सफल होते हैं और दूसरे लोगों से अलग बन जाते हैं। यही सब बातें हमने इस पैसेज में लिखनी है। चलिए पढ़ते हैं। समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। यह एक बार बीत जाने पर कभी वापिस नहीं आता। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आलस्य और समय की बर्बादी हमें काफी पीछे छोड़ देती है। समय का महत्व समझने का वाला विद्यार्थी अच्छे अंक लाता है और आगे चलकर सफल इंसान बनता है। समय का पालन करने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है। इसलिए हमें हर काम समय पर करना चाहिए। सच ही कहा गया है, समय ही जीवन है। समय का सही उपयोग ही जीवन को, हमारे जीवन को सही बनाता है, सार्थक बनाता है। तो बच्चों ये थे हमारे दोनों प्रश्न। आई होप कि आप सभी को जो है ये दोनों प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो दिया गया है पेपर में उसको हम पढ़ते हैं और उनके सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। अब है बच्चों खंड ख, पठित बोध है। पठित बोध मतलब कि यहाँ पर आपको सारी बातें पढ़ी हुई मिलेंगी। जैसे प्रश्न 5, निम्नलिखित गद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर विकल्पों में से चुनिए। ठीक है जी। पैसेज क्या दिया गया, लिखा गया है मेजर ध्यानचंद एक महान हॉकी खिलाड़ी थे। वे हॉकी के जादूगर कहलाते थे। वे हॉकी के मैदान पर गेंद को जिस तरह से चलाते थे वह देखने वालों को अचंभित कर देता था। वे गेंद को अपने नियंत्रण में रखते हुए विरोधी टीम की खिलाड़ियों को आसानी से चकमा दे देते थे। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, जो कि आज के समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और प्रयागराज कहाँ है?
यूपी में, उत्तर प्रदेश में। बचपन से ही उन्हें खेलों में बहुत रुचि थी। वे हॉकी, फुटबॉल और हॉकी के अलावा तैराकी में भी पारंगत थे। पारंगत का मतलब होता है कुशल थे, वो निपुण थे। इंग्लिश में बात की जाए तो एक्सपर्ट कहेंगे उसको, एक्सपर्ट थे। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इंटरनेशनल जितने भी कंपटीशन हुए हॉकी से संबंधित उन्होंने पार्टिसिपेट किया। भारत को कई स्वर्ण पदक दिलाए। ध्यानचंद की सबसे बड़ी उपलब्धि 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाना था। इस ओलंपिक में उन्होंने फाइनल मैदान में जर्मनी के खिलाफ 14 गोल किए थे। जर्मनी टीम के खिलाड़ी इतने हैरान थी कि उन्होंने मैच के दौरान ध्यानचंद की हॉकी स्टिक की जांच भी करवाई थी कि कहीं उसमें कोई चुंबक तो नहीं लगा हुआ है। ये पैसेज है बच्चों। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, मेजर ध्यानचंद ने किस ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल किए? तो हम इसके सामने लिखेंगे एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम ओलंपिक में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। पहले का उत्तर ये है। जर्मन टीम ने ध्यानचंद की हॉकी की जांच क्यों करवाई? तो इसमें लिखेंगे क्योंकि क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं इसमें कोई चुंबक तो नहीं लगा है। तो इस तरीके से हमने उत्तर लिखा। अगला प्रश्न, ध्यानचंद की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? यही थी भारत को स्वर्ण पदक दिलाना। भारत को स्वर्ण पदक दिलाना, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बच्चों, किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जो होती है वही यही है कि वो अपने देश को स्वर्ण पदक दिलाए। ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? ध्यानचंद का जन्म जो है यहाँ लिखा गया है, पैसेज में ढूंढेंगे तो लिखा है कि 29 अगस्त 1905 को। तो ये हम लिख देंगे। मेजर ध्यानचंद को किस खेल का जादूगर कहा जाता था? तो हम लिखेंगे हॉकी का। तो इस तरीके से हमने इन प्रश्नों को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर है, देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 6। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनना। यहाँ पर रहीम के दोहे दिए गए, हमारी बुक में भी दिए गए हैं रहीम के दोहे, तो वही सेम ही है। पहला क्या लिखा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु ने दीजिए डारी। रहीम क्या कहते हैं कि जो बड़े लोगों को देखकर आप जो है, जो लघु है ना, बड़ी बड़ी चीजों को देखकर, बड़े बड़े आदमियों को देखकर आप जो है समाज के उन छोटे या उन छोटी चीजों को आप जो है छोड़ मत दीजिए। क्यों कह रहे हैं ऐसा? जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीम का कहना है कि क्यों, क्योंकि जिस प्रकार जहां पर काम सुई से बनता है तो वहां पर हमें तलवार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तलवार का काम नहीं होगा। तो इसलिए जो है बड़े लोगों को देखकर, बड़ी चीजों को देखकर आप छोटी चीजों को त्याग मत दीजिए, क्योंकि जहां पर सुई का काम चल जाता है वहां पर तलवार का काम नहीं होता है। आगे है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय नहीं पान। कबीर जी कह रहे हैं, सॉरी रहीम जी कह रहे हैं कि तरु जो है, पेड़ जो है अपना फल कभी नहीं खाता है, और सरोवर तालाब अपना पानी कभी नहीं पीता है। कही रहीम पर काजहित। और रहीम जी कह रहे हैं कि जो सुजान लोग होते हैं, सुजान मतलब होता है बच्चों सज्जन लोग जो होते हैं, वे क्या करते हैं, अपनी संपत्ति मतलब धन दौलत का प्रयोग जो है वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। कही रहीम पर काजहित, पर काज मतलब, पर का मतलब होता है दूसरे, काज मतलब कार्य, हित मतलब भलाई। ठीक है, तो जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी धन दौलत का प्रयोग दूसरों की भलाई के कामों में लगाते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। छिटकाए मतलब होता है झटके के साथ। रहीम जी कह रहे हैं कि लोगों को समझाते हुए कि जो प्रेम रूपी धागा है, जो लोगों में आपस में प्रेम है, मिलवर्तन है, उसको आप जो है एक झटके में मत तोड़ो। क्यों? टूटे से फिर ना मिले। क्योंकि यदि आपने कोई भी धागा है, यदि आपने उसको एक झटके के साथ तोड़ दिया तो वो फिर से मिल नहीं पाएगा, और यदि मिलेगा भी तो उसमें एक गांठ पड़ जाएगी, आपको नॉट लगानी पड़ेगी। ऐसे ही यदि आपको, आपका कोई मित्र है, प्रेमी है, आपका दोस्त है,
ठीक है, साथी है, तो आप उसके साथ संबंध मत बिगाड़ो। क्यों? यदि आपके संबंध एक बार बिगड़ गए तो यदि दोबारा जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो आपके बीच में और आपके साथी, प्रेमी, मित्र के बीच में पहले जैसा प्रेम नहीं रहेगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। और रहीम जी कहते हैं पानी के महत्व को समझाते हुए कि आप जो है पानी को बचा कर रखो। क्यों? यदि पानी खत्म हो गया तो मोती की चमक खत्म हो जाएगी, मनुष्य का जीवन, मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य का जीवन खतरे में आ जाएगा। और चून, चून मतलब हम आटा गूंथ नहीं सकते हैं, हम रोटी नहीं बना पाएंगे यदि पानी खत्म हो जाएगा। तो हम अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। रहीम के अनुसार वृक्ष और सरोवर किसके लिए मेहनत करते हैं? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे दूसरों के लिए। ठीक है, दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। तो यहां हम लिखेंगे दूसरों की भलाई के लिए, ये हो जाएगा उत्तर। रहीम किस वस्तु को श्रेष्ठ बताते हैं? रहीम का मानना ये है कि यहाँ पर एक जगह समझाया गया है, एक बार इसको मिटा लेते हैं, फिर हमें क्लियर पता चलेगा कि किसको श्रेष्ठ मानते। यहाँ बताया गया है श्रेष्ठ क्या है कि रहीमन विपदा भली थोड़े दिन की होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। नहीं, इसमें नहीं है। यहाँ रहीम जी कह रहे हैं कि पानी का महत्व है। पानी, रहीमन पानी राखिए, सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? पानी। ठीक है, पानी को श्रेष्ठ बताते हैं। क्यों? यदि पानी निकल गया, पानी खत्म हो गया, मनुष्य और मोती की चमक और हम आटा नहीं गूंथ सकते। ठीक है, यहाँ पर ये समझाया गया। आगे रहीम के अनुसार बड़ी वस्तु के आ जाने पर किस वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए? तो छोटी वस्तुओं को, छोटी वस्तुओं को। ये नहीं है कि आपके घर में कार आ गई तो आप साइकिल जो आपके पास थी उसको आप जो है नकार देंगे, नहीं, साइकिल का उतना ही महत्व है जितना कार का है। ठीक है, ऐसे। रहीम के अनुसार किसके बिना सब कुछ व्यर्थ है? पानी के बिना, पानी के बिना। आगे बढ़ते हैं। रहीम किस दुख को अच्छा मानते हैं? यहाँ दुख के बारे में ये बताया गया है कि रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन की हुई, किस दुख को? हित अनहित हो जगत में जान परत सब कोई। दुख को अच्छा मानते हैं। किस दुख को? जो थोड़े दिन का है, थोड़े दिन के दुख को, थोड़े दिनों का दुख रहीम को अच्छा लगता है। क्यों? उस थोड़े दिनों के दुख में हर आदमी की पहचान हो जाती है, क्योंकि जैसे ही दुख आता है तो सबसे पहले हमें अपने मित्र, अपने परिवार या अपने लोग जो हमसे जुड़े हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, दुख के समय में। अब व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर लिखने। देश और देश शब्द का अर्थ लिखो। ठीक है, आपने जैसे देश देश यहाँ पर बताना है, देश ही देश, देश ही देश शब्द का अर्थ। ह म य ल से शब्द बनाइए तो इससे बनेगा बच्चों हिमालय, हिमालय। फूले न समाना शब्द का मुहावरे का अर्थ। फूले न समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। इसके लिए हम लिखेंगे कि जो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाला विद्यार्थी फूले नहीं समाता। इस तरीके से हम वाक्य बनाएंगे। आप अपना वाक्य भी बना सकते हैं, आसान सा वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते फूले न समाना, मन पसंद वस्तु पाकर मैं फूली नहीं समाई। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके बाद जो है आप अपना वाक्य कुछ भी सोचकर लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे जो है मेरे पिताजी ने घड़ी दिलाई जिससे मैं फूली न समाई। दिया, सॉरी, दिया शब्द के दो अर्थ। दिया जो है एक तो हो गया देना, ठीक है, और एक दिया यहाँ पर हम दीपक से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का अर्थ हम इस तरीके से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है चलिए जी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो बच्चों हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि।
इसका उत्तर होगा देवनागरी लिपि। आगे बढ़ते हैं। योजक चिन्ह किसमें लगा है? तो योजक चिन्ह होता है बच्चों जो जैसे जैसे के बीच में ये चिन्ह लगा, यही योजक चिन्ह। तरवर का पर्यायवाची क्या है? तरवर का पर्यायवाची होता है पेड़। कर शब्द के सही अर्थ कौन से है? कर, कर का मतलब होता है काम, ठीक है, और जो है काम करना लिख सकते हैं या काम भी लिख सकते हैं, और एक होता है हाथ। यहाँ पर लिखा है करना और हाथ, तो यही हो जाएगा कर, ठीक है, और हाथ। हाथ और आने वाला कल नहीं, मशीन और करना नहीं, मशीन और हाथ ये भी कर, तो बी उत्तर हो जाएगा। पहेली सुलझाएं। एक किले में के दो ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराया जब दीवारों से जल उठा सारा संसार, तो माचिस हो जाएगी इसका उत्तर। क्योंकि माचिस में जो सैनिक है वो लकड़ी से बने होते हैं, और जब भी उनको हमने रगड़ा माचिस से तो उसमें से आग निकलती है। रिक्त स्थान भरे। जला दीप पहला तुम्ही ने, ठीक है, तिमिर की। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, तिमिर आएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। दिए गए जाल में से 10 विशेषण शब्द खोजना है और उनको लिखना है, ठीक है। उत्तर को जो है लिखे टेबल को बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, हमने क्या करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए जी, हम इसमें लिखते हैं। पहला तो है धार्मिक, ये दिया गया है। दूसरा ये है महान, और इसके बाद हम लिखेंगे जी, ढूंढते जाएंगे हम, यहाँ पर है स्वाधीन, और खूब, छोटी, ऐसे ही और ढूंढते हैं हम। 11 संख्या जो है संख्यावाची विशेषण होता है। इसके बाद साधारण, और अब है, और देख लेते हैं थोड़े से। दुख कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 मैं आपको ढूंढने के लिए बोल रहा हूं, तो आप 3 खुद से ढूंढेंगे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं इस पेपर के क्वेश्चन आंसर की तरफ। यहाँ पर 9th प्रश्न दिया गया है। खंड घ गद्य और पद्य से प्रश्न उत्तर दिए गए। पहला प्रश्न है, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता ने सहयोग कैसे किया? दूसरा प्रश्न है, हार और जीत कहानी के आधार पर दोनों के आंसुओं का उस मिट्टी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसू? तो हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले तो हम एक वैसे जो आते हैं उनको देख लेते हैं। खड़ग सिंह के आंसू, खड़ग सिंह के, और बाबा भारती के आंसू, बाबा भारती के आंसुओं का मेल हो गया। युगों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और कलयुग। इनकी बात की। विद्युत दिए किसे कहा गया है? विद्युत दिए जो मतलब बिजली से चलने वाले, बिजली से चलने वाले उपकरणों को, कौन कौन से उपकरणों को, जैसे बल्ब या फिर ट्यूबलाइट आपके घर पर लगी होती है, उनको कहा गया। ठीक है। पहली बूंद कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयोग हुआ है? जो बीज का जो अंकुर फूटता है, बीज के अंकुर, ठीक है, जो बीज के अंदर से स्प्राउट निकलता है, उसी के लिए यहाँ पर नवजीवन की ले अंगड़ाई शब्द प्रयोग किया गया, अंकुर के लिए। और अंतिम प्रश्न है, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? अब हम इन प्रश्नों का जो एक्चुअल उत्तर है बच्चों, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो चलिए उत्तरों की तरफ बढ़ते। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या था कि बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी मां ने कैसे सहयोग दिया? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, क्या लिखना है इसके उत्तर में, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी, ये लीजिए। माता ने बिस्मिल को हमेशा प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट किया था, साहस दिखाने के लिए हमेशा उनको प्रेरित किया। उन्होंने बिस्मिल को आत्मविश्वास दिया, कठिनाइयों से लड़ना सिखाया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना सिखाया। उनका सहयोग बिस्मिल के साहसी बनने में महत्वपूर्ण था।
दूसरा प्रश्न क्या पढ़ा था हमने, हार और जीत कविता से था कि किस किस के आंसुओं का मिलन हो गया था, तो हार और जीत कहानी के आधार पर बाबा भारती और खड़ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। युग कितने हैं, तो 4 युग हैं, युगों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन से हैं वो हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये हो गए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया गया है कि विद्युत दिए किसे कहा गया है, विद्युत दिए बिजली से चलने वाले उपकरणों जैसे ट्यूबलाइट और बल्ब को कहा गया है। फिर है पहली बूंद कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयोग हुआ, बीज से निकले अंकुर के लिए। अब अंतिम प्रश्न क्या, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र विचारों वाली थी, उदार विचारों वाली। तो इसके लिए हम लिखेंगे बिस्मिल की माँ अपने समय की परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों से ऊपर उठकर खुले विचार रखती थी। उन्होंने अपने परिवार की बेड़ियों को तोड़कर शिक्षा और स्वावलंबन को महत्व दिया। उनके विचार स्वतंत्र और उदार थे क्योंकि वे परिवर्तन और प्रगति की ओर सोचती थी। उनकी माँ जो थी वो हमेशा स्वतंत्र विचारों वाली और काइंड हार्टेड जो मदर थी बिस्मिल की, और वो हमेशा परिवर्तन में विश्वास रखती थी और वो उनका मानना था कि हमें जीवन में निरंतर जो है प्रगति या तरक्की, प्रगति का मतलब क्या होता है, तरक्की, तरक्की की ओर हमेशा बढ़ना चाहिए। और वो खुद शिक्षित थी और वो दूसरों को शिक्षित एजुकेशन दिलाने में भी विश्वास करती थी। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें बताती है कि बिस्मिल की माँ जो थी स्वतंत्र और उदार विचारों वाली महिला थी। तो ये था बच्चों हमारा कक्षा छठी का पेपर, हिंदी का पेपर। आई होप कि आपको पेपर पूरा समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाला नेक्स्ट जो भी पेपर होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे ज्यादा मिल सके। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।